Hello and welcome back guys to the video of the current affairs, and we're gonna cover the video. In this video we're gonna cover the current affairs of the 4th of August 2025. Here I'm targeting the multiple examinations regarding IBPS, SSC, UPSC, NDA, CDS, Railway, SSC, Banking. Whatever the examination you are preparing, the current affairs are valid for you. In this video I'm gonna tell you about the most important current affairs of today's video. Basically it is regarding the most important topics that we have to cover today is regarding bail under the POSCO Act. ठीक है, ये POSCO वो सीन है भाई जहाँ लड़के लड़कियों की बैंड बज जाती है अगर आप 18 साल से कम हो and you are facing from some sexual activities and some kind of the things, harassments and all. So there are strictly prohibitions for you. Under the law there are privileges by which you can be granted some kind of things, है ना. Apart from that US ने announcement किया है, डोनाल्ड ट्रम्प पगला गया है, 25% टैरिफ ऑन द इंडियन इंपोर्ट. वहीं दोस्ती का एक नज़ारा दिखाता हुआ यूएस रिगार्डिंग द निसार सैटेलाइट, जहां इंडियन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो साथ साथ में नासा दोनों मिलकर एक सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं टू जस्ट पोलर ऑर्बिटर ऑफ द अर्थ, उसको रीड करने के लिए. एंड यू नो कमचक्ता, इट इज़ अ पॉइंट एट द रशिया वेयर दे गॉट द 8.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक, भयंकर मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है, पर जान मान को यहाँ पर हानि नहीं हुई है. उसके पीछे का रीज़न क्या है तो मैं आज की वीडियो में सब कुछ कवर करूँगा. चलिए पहले बात करते हैं पॉक्सो के अंदर. अब ये यार पॉक्सो इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग. ठीक है, डेंजरस क्यों है उसके पीछे का मैं रीज़न बताता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात. अगर आप 18 साल से कम उम्र के लड़के हो या लड़की हो, ठीक है, अगर आप 18 साल से कम उम्र के लड़के हो या लड़की हो और आपके साथ कोई भी सेक्शुअल एक्टिविटी हुई है, मतलब किसी ने आपके कंधे पे हाथ रख दिया, आप अनकम्फर्टेबल हो, कोई आपको घूर कर देख रहा है, तो आप सामने वाले बंदे पे केस कर दोगे. उसके लिए जर्नली सपोज करो अगर कोई भी बंदा 10 लाख रुपए की गाड़ी चुराता है, पुलिस उसे पकड़ेगी और पुलिस को साबित करना पड़ेगा उसने गाड़ी चुराई है. बट जब पॉक्सो आप पे लगेगा इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको साबित करना पड़ेगा कि आप गुनहगार नहीं हो. मतलब कोई भी लड़की या कोई भी लड़का अगर आप पे झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है तो उसमें गलती आपकी है, उस लड़की या लड़के की नहीं है. अब उसके पीछे का रीज़न क्या है, आपने देखा कि 40 साल का आदमी है, उसका अफेयर 12 या 13 साल के बच्चे या बच्ची के साथ है, उसको मतलब यू नो दे आर जस्ट चिल्ड्रंस. सो उनका माइंड डाइवर्ट करना बहुत आसान है, इसीलिए यहाँ पर ऐसी चीज़ें हो रही हैं. अब पॉक्सो की सबसे ख़तरनाक बात क्या है, मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ एकदम इन डिटेल में. ठीक है, चाहे उस लड़की की मर्जी हो या ना हो, चाहे तुम उसके साथ रिलेशनशिप में हो या ना हो, चाहे वो राजी हो या ना हो, बट अगर वो 18 साल से छोटी है एंड आपके बेसिकली कौन सेक्शुअल रिलेशनशिप उसके साथ पाए गए, इन दैट केस यू विल बी गिल्टी. एंड यहाँ पर ना बेल मिलेगी, ना ही आपको वारंट की ज़रूरत है अरेस्ट करने के लिए. आपको पकड़ लिया जाएगा, लपेट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा. सपोज़ करिए एक लड़का जा रहा है 15 साल का गली से घूमते हुए एंड 25 साल की आंटी उसको घूर कर देख रही हैं, तो आंटी पे पॉक्सो हो सकता है और उसके तहत आंटी को जेल में जाना पड़ सकता है. सिमिलरली अगर दोनों जेंडर्स को चेंज कर दिया जाए और कोई अंकल देख रहे हैं उस लड़की को, तो अंकल पे भी हो सकता है. सिर्फ कंधे पर हाथ रखने से पॉक्सो हो सकता है. इट्स अ वेरी डेंजरस केस. अच्छा, रियायतें दी जाती हैं. मान लो कोई 18 साल का लड़का है, 16 साल की लड़की है, ऑब्वियस सी बात है उनके बीच में जो रिलेशन हैं दोनों की मर्जी से हुए होंगे. सो वॉट एवर इन दैट केस हो सकता है, माइट बी पॉसिबल बेल ग्रांट कर दी जाए. पर जहाँ एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो उस केस में बेल ग्रांट नहीं की जाती है. सो जितने भी लड़के हैं लड़की हैं, दे हैव टू बी वेरी सेफ वाइल डूइंग द रिलेशनशिप. ध्यान रखना चाहिए कि माइनर लड़की या माइनर लड़के के साथ रिलेशनशिप के चक्कर में ना ही पड़े तो बढ़िया है ना. वैसे भी स्टे अवे फ्रॉम दिस टॉपिक्स. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दैट. इन दिस केस यहाँ पर बेसिकली सबसे बड़ा इशू है बेल. बेल नहीं मिलेगी आपको, नॉन वेलेबल वारंट इशू होंगे भाई साहब, और वारंट की भी ज़रूरत नहीं है. आपको सीधे पकड़ा जाएगा, लपेटा जाएगा और तोड़ा जाएगा. जब आप भाई साहब तिहाड़ जैसी जेल में जाते हो ना, तो अंदर जाके आपको एक अलग दुनिया देखने को मिलती है. मैं बताता हूँ कैसी दुनिया देखने को मिलती है. अंदर जाके आपको दिखता है तिहाड़ जेल के अंदर कि वहाँ पर एक डॉन होगा, जिस गुंडे के साथ आप लोग जाएंगे वो पूरी जेल को कंट्रोल कर रहा होगा. उसकी अलग दुनिया, वो राजा है. नाउ जेल के अंदर सिगरेट वगैरह, आई एम टॉकिंग अनऑफिशियल थिंग्स. ये मैंने जो यू नो आई एम टेलिंग यू, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सुना है. ऐसे बहुत सारे जेलर्स हैं. जैसे आपने एक, अगर आपको देखना चाहिए, अगर आपने नहीं देखी तो आपको देखना चाहिए ब्लैक वारंट. इट इज़ अ वेब सीरीज़ जहाँ ब्लैक वारंट में रंगा बिल्ला जैसे खतरनाक फांसी के केसेस या मल्टीपल केसेस वहाँ दिखाए गए हैं. वो सब चीज़ें आपको देखनी चाहिए, जहाँ पर आपको जेल की दुनिया की हकीकत पता चलेगी. जेल की दुनिया है कैसी. बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, जेल हो जाएगी क्या कर लेंगे, बट जेल के अंदर जाके माइट बी पॉसिबल शायद जेल के अंदर आपके साथ ही रेप हो जाए. इसका बेस्ट एग्जांपल है, आपको बता दूं कि जेल के अंदर रिसेंटली एक डाटा आया था कि सबसे ज़्यादा जेल के अंदर बहुत जल्द
बहुत टाइम पहले एड्स के केसेस देखे गए थे। रीज़न ये था कि अब ऑब्वियसली बात है मेल से हैं वहाँ पर, बट यस सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस वहाँ बहुत बड़े लेवल पे देखे जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो माइनर्स की जेल होती है वहाँ पर 90% से भी ज़्यादा सेक्सुअल केसेस देखे गए हैं। सो दिस इज़ अ स्ट्रिक्टली, मतलब एक तरीके से ऐसी चीज़ें हैं, बहुत खतरनाक दुनिया है, इसीलिए बोलते हैं जेल में जाके या तो सुधरेगा या प्रॉपर तरीके से ख़त्म हो जाएगा। अब जिस पॉक्सो एक्ट की मैं बात कर रहा हूँ वो 2012 में लॉन्च किया गया था। एक्चुअली इसके पीछे का रीज़न था निर्भया रेप केस दिल्ली में जो हुआ था, आपको पता होगा 6 लोगों ने मिलकर एक लड़की का रेप किया था। इन दैट केस ब्रूचुअली एक बंदा इन्वॉल्व था, है ना। उसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हैं। जिस 16 साल के लड़के ने, 17 साल के लड़के ने वहाँ पर किया था, अभी तो वो बाहर आ चुका है जेल से। सो दिस इज़ द वॉट थिंग। बेसिकली इसका मेन पर्पस क्या है? 18 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रोटेक्ट करना। अब आज की डेट में जनरली देखा जाता है कि जो 16 साल और 17 साल के जो बच्चे हैं वो सेक्सुअली एक्टिव हैं, एंड वो इसीलिए एक्टिव हैं बिकॉज जो वेस्टर्न कल्चर हम अडॉप्ट कर रहे हैं वो वेस्टर्न कल्चर इज़ डायरेक्टली, है ना, बच्चों को प्रॉपर तरीके से यहाँ पर अलग कर रहा है। इसीलिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक आर्टिकल जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेट मी टेल यू अबाउट दैट। इन दैट एक सीनियर एडवोकेट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिनका नाम है इंदिरा जयसिंह। अब उन्होंने एक चीज़ सजेस्ट करी है कि जो 18 साल की एज है लड़के और लड़कियों के लिए, उस एज को कम कर 16 साल की कर दिया जाए, जिसकी वजह से अगर मान लो कल को कोई बंदा फंसता भी है तो उस केस में दोनों जेंडर को न्यूट्रल प्रोटेक्टिविटी मिले। हालांकि जो पॉक्सो है वो सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, इट इज़ फॉर द गर्ल्स एंड द बॉयज़ बोथ, याद रखिएगा। नाउ कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज की अगर मैं बात करूँ, इट इंक्लूड्स, ठीक है, पेनिट्रेटिव और नॉट पेनिट्रेटिव असॉल्ट्स। मतलब पेनिट्रेटिव मीन्स रेप, जब आप प्रॉपर रेप अटेम्प्ट करते हो वो रेप है। नॉन पेनिट्रेटिव का मतलब क्या है? यानी कि अगर आपने किसी से बदतमीजी करी, आपके वर्ड से किसी को नुकसान हुआ, आपके वर्ड से कोई परेशान हुआ, या आपके शब्दों से किसी को हानि पहुंची, या कोई डिप्रेशन में जा चुका है, यानी कि आप हो सकता है आप उसको ऑन द इंस्टाग्राम, आजकल के बच्चे बहुत चलाते हैं इंस्टाग्राम, आप इंस्टाग्राम पे आपने किसी की पोस्ट डाली, उसको वायरल कर दिया, ठीक है, आपने उस पोस्ट से उस बच्चे ने सुसाइड करने की सोची, उस केस में आपके ऊपर पॉक्सो लग जाएगा। इट्स वेरी डेंजरस, स्पेशली लड़कों के लिए, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है ना। एंड इट्स ईजी टू पुट आउट ब्लेम ऑन एनी ऑफ देम। इवन गर्ल्स आर ऑल्सो फेसिंग प्रॉब्लम, एंड एक्चुअल में मैं पॉक्सो के सपोर्ट में हूँ। इट्स अ गुड थिंग बिकॉज आप आए दिन केस सुनते होंगे कि 5 साल के बच्चे का रेप कर दिया, 6 साल के बच्चे का। दे आर नॉट इवन ऐसे लोगों के साथ ना कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और ये ज़रूरी है। तो कानूनों का सख्त होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि इन कानूनों का बहुत बड़े लेवल पर फ़ायदा उठाया जाता है, इसीलिए इन कानूनों का सबसे बड़े लेवल पर जांच करना, जिस तरीके से इन कानून को प्रॉपर वे में यूज़ किया जा सके, इनके अंदर लूप फॉल्स ना हो। अच्छा, पता है कानून की सबसे बड़ी खासियत क्या है? कि कानून की खासियत यह है कि कोई ना कोई कभी ना कभी कोई ना कोई कानून तोड़ रहा होता है। यानी कि अगर मैं हूँ तो शायद मैं भी कोई लॉ ब्रेक कर रहा हूँ, कोई और लॉ ब्रेक कर रहा है, तो किसी को कभी भी कैसे भी लपेटा जा सकता है, ठीक है। वक्त सिर्फ लपेटने का होता है, इट इज़ एक्चुअली, ठीक है। सो वॉट एवर द सेक्शुअल हैरेसमेंट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी वगैरह, अगर आपने किसी के फोटो भी रख रखे हैं ना 16 साल से लड़की के नीचे, 18 साल से नीचे की लड़की के, एंड वो लड़की के पर्सनल फोटोज़ हैं, एंड लाइक पर्सनल नॉर्मल फोटोज़ हैं, और अगर वो नहीं चाहती रखना चाहिए, तब भी आप पे पॉक्सो लग जाएगा, एंड इट्स अ सीरियस केस। तो भैया बहुत खतरनाक है। किसी लड़के के फोटो रख रखे हैं, उस पर भी पॉक्सो लग जाएगा। अगर दोनों बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं तो उन पर भी लग सकता है। केस एक ही है, कोई माइनर है और माइनर के साथ कुछ भी कभी भी कैसे भी अगर होता है तो माइनर के प्रोटेक्ट करने के लिए किसी के भी अगेंस्ट में बेहतरीन तरीके से एक्शन लिया जा सकता है। नाउ अब आप देख सकते हो कितना डेंजरस कानून है ये भाई साहब। इसके लिए स्पीडी ट्रायल्स होते हैं, कोर्ट बनाए जाते हैं स्पेशल, है ना। यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या होती है, यहाँ पर अपने आप को हमें इनोसेंस प्रूव करना होता है। यानी कि सपोज करो अगर मैंने आप पे केस किया तो यहाँ मैं ये साबित नहीं करूँगा कि आप गलत हो ना, आप साबित करोगे कि आप बेगुनहगार हो। जैसे ही मैंने पॉक्सो के अंतर्गत आप पे केस कर दिया, आप गिल्टी हो, एट ए टाइम आप गिल्टी हो, आपको साबित करना पड़ेगा। और जब तक आप इनोसेंसी साबित नहीं करोगे तब तक आप गिल्टी माने जाओगे, आपको जेल में रहना पड़ेगा, आपको कोई वारंट नहीं मिलेगा, अवेलेबल वारंट नहीं मिलेगा। भाई साहब इन केसेस में बेल जो है प्रॉपर तरीके से ख़त्म कर दी जाती है, नॉन अवेलेबल वारंट इशू होते हैं, अरेस्ट कर लेंगे विदाउट वारंट के, और ऑटोमेटिकली बेल नहीं मिलेगी। अब ये कोर्ट कौन सा है? भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता एक्ट, एज पर द सेक्शन 483 ऑफ द 2003 इट हैज़ बीन अमेंडेड, बट अकॉर्डिंगली दैट वाज फॉर्मरली कम्स अंडर द सेक्शन 439 CRPC। याद रखिएगा। वेल फैक्टर्स क्या हैं? ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस, पॉसिबल पनिशमेंट, फ्लाइट रिस्क, रिस्क ऑफ एविडेंस टेम्परिंग। रीज़न क्या है? अभी आपने कल का एक केस सुना है रिसेंटली, मुझे जगह का नाम याद नहीं आ रहा है, बट एक लड़के को रेप के केस से बेल मिल गई, और जैसे ही उसे बेल मिली उसने फटाफट उस लड़की को जाके गोली मार दी। तो
कई बार एविडेंस के साथ छेड़छाड़ ना हो जाए इसीलिए बेल इशू नहीं करी जाती है। यार ये ना बड़ी ही सेंसिटिव केस है। अब आप 15 साल 12 साल के बच्चे के साथ आप कोर्ट जो होती है ना, कोर्ट, वहाँ बहुत गंदे क्वेश्चन करे जाते हैं। कोर्ट में बहुत गंदे, बहुत ही निहायती तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। जो 40 50 साल के एक्सपीरियंस लोग हैं वो रो जाते हैं। तो बच्चे के साथ सेंसिटिविटी बताई जाए, बच्चे को लगे ना, बच्चा डिप्रेशन में ना जाए, बिकॉज उसका पूरा फ्यूचर पड़ा हुआ है। इसीलिए यहाँ पर प्रॉपर तरीके से अलग कोर्ट है। नाउ धर्मेंद्र सिंह का कोर्ट था दिल्ली हाई कोर्ट 2020 का, वहाँ उसको बेल नहीं मिली थी। एज ऑफ द विक्टिम को देखना और उसके बीच में गैप देखना, उनके रिलेशनशिप को देखना यहाँ पर। अब आप याद करिए, देशराज एट मूसा एंड स्टेट ऑफ राजस्थान में एक केस हुआ था, ठीक है, 2024 में। यहाँ पर 18 साल के लड़के को बेल मिल चुकी थी। रीज़न क्या था? उसका अफेयर एक 16 साल की लड़की के साथ था जो कि कोसेंशुअल था, बट ठीक है, बाद में उसके खिलाफ केस हुआ। माइनर एज गैप मैटर करता है, टाइम कस्टडी, स्लो ट्रायल बहुत मैटर करता है। नाउ अगर मान लो माइनर अपनी मर्जी से रेडी भी है उसके साथ रिलेशन में जाने को, कंसेंट है, उस लड़की या लड़का रेडी भी है उसके साथ जाने को, तब भी उसी की गलती है, क्योंकि इट इज़ नॉट अलाउड इन इंडिया, ठीक है। तो ऑल द सेक्सुअल एक्टिविटीज़ विद द माइनर इज एन ऑफेंस until and unless if he is having the consents. You have to understand the concepts, है ना। बेसिकली adolescents relationships यहाँ पर हैं। यहाँ पर बेसिकली बात करे जा रहा है क्रिएट लीगल dilemmas in cases of the adolescent relationship leading to the criminalizing of the consensual teenage love. तो ये जो निब्बा निब्बीज़ वाला आपको देखने को मिलता है इस केस में बड़े लेवल पे होता है, ठीक है। बहरहाल जुडिशियल अप्रोच यही है जो मैंने आपको बताया। 16 साल इस एज को कम करने की बात की जा रही है, जो कि ज़रूरी भी है, ठीक है। आई होप आपको पहला आर्टिकल समझ आया होगा। लेट्स कम टू द सेकंड आर्टिकल ऑफ दिस टॉपिक। अब बड़ा ही बेहतरीन आर्टिकल है ये। नाउ इट्स अ न्यूज़ अबाउट द यूएसए। डोनाल्ड ट्रंप पागल हो चुके हैं एकदम प्रॉपर तरीके से, वो वैसे ही सन की है स्टार्टिंग से। अब उसका पगलापन इतना बढ़ चुका है कि कुछ मत कहो। एक तरफ इंडिया के साथ पॉजिटिव डील कर रहा है, दूसरी तरफ इंडिया की तरफ इम्पोर्ट कर रहा है, टैरिफ लगा रहा है। 25% टैरिफ लगा दिया भाई साहब, समझ आ रहा है। तो तुम लोगों को जैसे फॉरेन आइटम्स पसंद हैं, इस तरीके से इंडियन की कुछ चीज़ें जैसे एग्रीडियंट्स कल्चर हो गया, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम फॉरेन में एक्सपोर्ट करते हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो ज्वेलरीज़, इंडिया की ज्वेलरीज़ बहुत फेमस है। तो इंडिया की ज्वेलरी जो आप यूएसए में दोगे, अगर मान लो पहले आप 100 रुपये की ज्वेलरी दे रहे हो, तो आज वो ज्वेलरी 125 रुपये की हो गई। अब इसको थोड़ा बड़ा करो, 100 बिलियन 125 बिलियन, अब आप देख रहे हो 25 बिलियन, तो इतना करीब यहाँ पर लॉस हो सकता है। तो अब अगर आप किसी चीज़ के रेट बढ़ जाएँ तो क्या आप उसे खरीदोगे? नहीं खरीदोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो देर आर एडिशनल पेनल्टीज विच ऑन द टैरिफ दैट इज लिंक्स टू द इंडियाज एनर्जी एंड द डिफेंस ट्रेड विद रशिया। रीज़न क्या है? भारत के रशिया के साथ जो रिश्ते हैं बहुत सुधरते जा रहे हैं, अच्छे होते जा रहे हैं। एंड अमेरिका को सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि भारत रशिया से तेल क्यों खरीद रहा है। अगर भारत रशिया से तेल खरीद रहा है, क्योंकि जब रशिया यूक्रेन से लड़ रहा था तो जो पैसा भारत ने रशिया को दिया, उसी पैसे की वजह से रशिया टिक पाया, क्योंकि पूरे मार्केट में सब ने उसको बॉयकॉट कर दिया था एक्सेप्ट इंडिया। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हुआ क्या है कि यहाँ पर ट्रेड इम्बैलेंस देखा गया बहुत ज़्यादा। यूएसए ने क्लेम किया है इंडिया टू मेंटेन द हाई टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स ऑन द अमेरिकन गुड्स। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रेशर डालना है इंडिया पे, प्रेशर डालना है इंडिया पे रेसिप्रोकल ट्रेड को लेके। रीज़न क्या है? रशियन रिलेटेड पेनल्टी भाई साहब। अमेरिका नहीं चाहता कोई भी रशिया से काम करे, बिकॉज रशिया सेंसेशन एक्ट 2025 ये लॉन्च करता है। अब रशिया पे सेंसेशन किसने लगाई है? यूएसए ने। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, रशिया के पास बिलियंस ऑफ डॉलर पड़े हुए थे, बिलियंस ऑफ डॉलर। एंड जैसे ही यूएसए ने रशिया पे सेंसेशन लगाई तो पूरे मार्केट में रशिया के पास जितने भी यूएसए डॉलर पड़े हुए थे वो सारे के सारे जीरो बन गए एक रात में, सारे के सारे जीरो। यानी कि आप समझ रहे हो सेंसेशन का खेल कितना है। इंटरनेशनल मार्केट में 80% जो बिजनेस होता है ना, 80% जो बिजनेस होता है वो सारा का सारा डॉलर में होता है। अब जो ब्रिक्स है, यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, इन्होंने लॉन्च करी है ब्रिक्स की करेंसी, और अब वो ब्रिक्स की करेंसी में ट्रेड करेंगे। तो यानी कि लगभग 54% जो ट्रेड होगा अब ग्लोबली वो देखा जाएगा ब्रिक्स में होगा, ब्रिक्स करेंसी में होगा। तो यूएस डॉलर को तो नुकसान हो गया है ना, तो यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ से नीचे गिरेगा। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है यूएसए की, कि हम रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं जो कि डिस्काउंटेड रेट्स पे खरीद रहे हैं। अगला डिफेंस कॉन्टैक्ट विद रशिया, यानी कि S-400 अभी हमने खरीदा। अब तुमने देखा था पाकिस्तान ने जब ऑपरेशन सिंदूर में अटैक किया था तो उस टाइम पर, सॉरी ऑपरेशन सिंदूर जब हमने लॉन्च किया था, पाकिस्तान अटैक कर रहा था, उस टाइम पर किस तरीके से हमने उनकी धज्जियाँ उड़ाई थी। इट इज़ रिगार्डिंग विद दैट। आपको पता होगा पहलगाम अटैक हुआ जिसका हमने जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर से। बाद में ऑपरेशन महादेव से हमने उनकी बैंड बजाई एंड वो प्रॉपर तरीके से चलता गलता बने, ठीक है। सो S-400 का वहाँ बहुत बड़ा रोल रहा, एम्यूनिशंस का बहुत बड़ा रोल रहा है वहाँ पे। सो इट इज़ द ट्रेड वॉर हिस्ट्री जो हमने यहाँ पर देखी है।
एंड इट इज़ रिगार्डिंग दैट कि भैया पॉलिटिकली बहुत चीज़ें मैटर कर रही हैं। तो ट्रम्प यहाँ पर एक ही चीज़ चाहता है, किसी भी तरीके से हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगाई जाएँ बेसिकली ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे आइटम्स पे जिसकी वजह से इंडिया को नुकसान हो, इंडिया पे प्रेशर बन सके। और इंडिया पे एक बार प्रेशर बन गया, इंडिया पे प्रेशर एक बार जमा दिया गया, तो उसके बाद भारत को बहुत बड़े लेवल पर नुकसान देखने को मिलेगा। 25% टैरिफ अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड अगर मैं बात करूँ, है ना, दिस विल बेसिकली हिट अराउंड 10% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट, ठीक है। और साथ साथ में यूएस, तो स्पेशली अगर मैं बात करूँ जेम्स एंड ज्वेलरीज़, हीरे मोती, तो भाई साहब जितनी भी ज्वेलरीज़ हैं लगभग $10 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं हम यूएसए को, वो सब का सब बर्बाद हो जाएगा। टैरिफ ने कॉस्ट बढ़ा दी, डिस्टर्ब कर दी सप्लाई चेन, साथ साथ में जॉब्स को लेकर दिक्कत हुई। अब एक बात बताओ, जो इंडियन कंपनीज़ पूरे ग्लोबली मार्केट में एक्सपोर्ट कर रही थी, आज वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगी। जब वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगी तो ट्रेड में गिरावट आएगी। जब ट्रेड में गिरावट आएगी तो बेसिकली उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, ग्लोबली दोनों तरफ पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? पहली बात, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली सीधे फायर करना, एक्सेल करना स्टार्ट कर देंगे। एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो लोगों की पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगी, पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगी। पर कैपिटा इनकम कम हुई तो उसके बाद उसका इफेक्ट किसको देखने को मिलेगा? इकोनॉमी पर देखने को मिलेगा। इकोनॉमी पर देखने को मिलेगा तो क्या डाउनवर्ड होगा? जीडीपी डाउनवर्ड होगी। और जीडीपी खत्म हुई तो देश की अर्थव्यवस्था तो खत्म हो ही रही है, उसके साथ साथ देश के अंदर आपको बहुत अलग अलग तरीके के डाउनफॉल्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। नाउ बेसिकली फार्मास्यूटिकल्स की अगर मैं बात करूं, आपको पता है भारत फार्मास्यूटिकल्स में नंबर 1 है भाई। नंबर 1 तो ऐसे नहीं बोलूँगा, बट ठीक है, बट बढ़िया काम करता है। तो लगभग $8 बिलियन का फार्मास्यूटिकल्स की वर्थ है। जेनेरिक जो कि हम यूएसए को एक्सपोर्ट करते हैं, तो दिस इज़ द कंपनी लाइक सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, भाई डॉक्टर रेड्डी आज के टाइम पे बहुत फेमस हो रहा है ना। सिप्ला का आपने ब्रांड सुना होगा ना, 30% रेवेन्यू जनरेट होता है यहाँ का यूएसए से, सिप्ला से। आज समझ आ रहा है? तो प्राइस सेंसिटिविटी देखो, यूएसए का जो डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट है ना, वो सन की है, पागल है, और इसमें कोई दोहराया और शक नहीं है कि वो पूरी तरीके से पगला चुका है इस टाइम पर, ठीक है। एंड इट इज़ रियली फैक्चुअल, है ना भाई साहब। मैं क्या बोलूँ, इन महाराज की वर्डिंग जो होती है ना, इतनी खतरनाक होती है कि बस पूछो मत। पता नहीं क्यों भारत के पीछे पड़े हुए हैं। टेक्सटाइल और अपैरल की बात अगर मैं करूं तो आपने सुना होगा इंडिया सप्लाई करता था जैसे वॉलमार्ट, गैप, कॉस्टको। अब यूएसए क्या चाहता है, किससे ट्रेड हो? वियतनाम, बांग्लादेश, मैक्सिको से। देख रहे हो क्या ये शिफ्ट देख रहे हो? इससे इंडियन इकोनॉमी में गिरावट आएगी। अब सबसे बड़ी बात, ऑटो कंपोनेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टैरिफ विल बी रेज प्राइस फॉर द इंडियन सप्लायर फॉर द बेसिकली ऑटो चेन एंड द टेक कंपोनेंट्स। अगला, ऑयल एंड डिफेंस पेनल्टीज, सेकेंडरी टैरिफ किक करता है ना, यहाँ पर रशिया के साथ जो हम वेंचर कर रहे हैं उसकी वजह से। सो दिस इज द नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इट इज़ पोटेंशियल इकोनॉमिक एंड द स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट। व्हाट शॉर्ट टर्म में क्या देखा जा रहा है कि भैया स्लो डाउन हो जाएगा एक्सपोर्ट, जॉब खत्म हो जाएंगी और लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री तो बर्बाद हो जाएंगी। दो तरीके की कंपनी होती हैं, एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरी होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या है? जहाँ लेबर का बहुत ज़्यादा यूज़ है, मतलब जहाँ पर कंपनी के अंदर 60% 70% लेबर काम कर रही है। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब क्या है? जहाँ मशीनरी पे डिपेंड कर रहे हैं। तो जनरली कंपनीज लाइक BMW वहाँ कैपिटल इंटेंसिव है, ठीक है। और आप लोग प्यूमा की चप्पल लेने जाते हो तो प्यूमा में तो कैपिटल इंटेंसिव है, पर प्यूमा की जगह कभी आपको मिल जाती है पूमा, है ना, बूमा, उसके डुप्लीकेट मिलती है ना, तो वहाँ लेबर इंटेंसिव टेक्निक है। तो कई बार क्या होते हैं, दिल्ली में घूमने जाते हैं, जैसे यहाँ देहरादून में एक पल्टन बाज़ार है, लोग वहाँ से 50 रुपये की शर्ट ला के पहनते हैं, फिर बोलते हैं मैं 5000 की शर्ट पहन रहा हूँ। इसी तरीके से पालिका में भी सेम सीन होता है। लड़कियाँ देख लो, है ना, सेम काइंड ऑफ थिंग्स, लड़के देख लो, हर तरीके की चीज़ें। तो अब यार इससे इंडियन मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा? ख़त्म हो जाएगा भाई साहब। सो दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग दैट की आई होप आपको एक साउंड आया होगा, सो डोंट माइंड दैट, इट्स जस्ट नॉर्मल साउंड। सो इट्स जस्ट ऑल अबाउट दैट कि इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ यूएस इंपोर्टर पॉसिबली शिफ्टिंग ऑर्डर टू द कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। अब मीडियम टर्म में क्या होगा भाई साहब? दैट स्ट्रेन ऑन द इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशनशिप, प्रेशर ऑन इंडियन डाइवर्सिफाइंग एक्सपोर्ट मार्केट टुवर्ड्स, ठीक है, यूरोपियन यूनियन, मिडल ईस्ट, एशियन कंट्रीज जो हैं सब में अफला तफली मच जाएगी। एंड जियो पॉलिटिकल रिस्क बहुत बड़े लेवल पे है। देखिए भाई साहब, इंडिया पूरी तरीके से, मैं आपको बता दूं, इंडिया को अपने ट्रेड टॉक्स मतलब रखने पड़ेंगे यूएसए के साथ। यूएसए वर्ल्ड पावर है, ग्लोबली पावर है, जो आज के टाइम पे बहुत बड़े लेवल से रेसिप्रोकल टैरिफ में हमें एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। हम उसके साथ अपने रिलेशन ख़राब नहीं कर सकते। देखो, जब
आपको पता है ना कोई स्ट्रॉन्ग आदमी है आपके सामने, तो आपको उससे अपने रिश्ते बना के रखने चाहिए। समझदार आदमी तो वही है। तो इंडिया को कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिकल रिस्क तो लेना पड़ेगा, यूएसए के साथ दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी। इट इज़ नीडेड और रिक्वायरमेंट ऑफ टुडेज एरा। दिस इज़ वॉट हैपनिंग, दिस इज़ वॉट रिक्वायर्ड। और अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन द यूएस मार्केट। करेंटली 70% का हम लगभग 17% का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, बूस्टिंग टाइप। अपार्ट फ्रॉम दैट यूरोपियन यूनियन हुआ, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका हुआ, आशियन एंड ऑस्ट्रेलिया हुआ। आई होप आपको ये वाली बात समझ आई होगी। तो दिस इज़ वॉट दैट इज़ हैपनिंग हेयर। अपार्ट फ्रॉम दैट एट द एंड मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि ये जो भी यहाँ पर यूएसए के द्वारा एक्शन लिए गए हैं, यूएसए के द्वारा चीज़ें ली गई हैं, फार्मा कंपनीज हिट करी हैं, टेक्सटाइल कंपनीज, जेम्स एंड ज्वेलरीज बहुत बड़े लेवल पर करी है। एट द एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंडिया नीड टू मैनेज दैट। इंडिया को अपनी जियो पॉलिटिकल टेक्निक्स की वजह से, इंडिया को अपनी जियो पॉलिटिकल टेक्निक्स की वजह से या स्ट्रेटजीज़ की वजह से इसको हैंडल करना पड़ेगा। एंड यूएसए के साथ साथ एज वेल एज रशिया के साथ साथ, दोनों के साथ साथ अपने रिलेशंस को मेंटेन करना भारत के लिए आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सेकंड आर्टिकल से यहाँ खत्म होता है। इसके बाद हम चलेंगे थर्ड आर्टिकल। नाउ दिस इज़ द इम्पोर्टेंट न्यूज़ भाई साहब। रशिया में 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है भाई साहब। कमचाता, ये आपको दिख रहा है पेनिसुला, आर यू एबल टू सी दैट पेनिसुला? ये पेनिसुला है। अब पेनिसुला कैसे बोलते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। पेनिसुला इज़ अ प्लेस जो कि 3 साइडेड वाटर से कवर है। कितने साइडेड? 3 साइडेड इट इज़ कवर्ड विद द वाटर। 3 साइडेड वाटर से कवर है और 1 साइडेड लैंड से, ठीक है। तो ये ज़मीन से कवर है। अब अगर मान लो ये चारों तरफ पानी से कवर होता तो दैट विल बी आइलैंड, और अगर लैंड बड़ी होती तो हम इसको कॉन्टिनेंट बोल देते। सो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक यहाँ पर आया है, ठीक है। कहाँ आया है? रशिया के कमचाक्ता में। नाउ द पेनिसुला, ठीक है, नाउ द पेनिसुला विच इज़ मैटर हेयर कि भैया यहाँ पर बहुत बड़ी सुनामी की वार्निंग थी एंड उस सुनामी की वजह से अर्थक्वेक जनरेट हुआ, या अर्थक्वेक सॉरी सुनामी की वजह से आया। एंड यहाँ पर पैसिफिक ओशन में देखा जा सकता है। ये प्लेस है, इस जगह पे एपी सेंटर है। एंड मैं आपको बताऊंगा एपी सेंटर कैसे बोलते हैं, हाइपो सेंटर कैसे बोलते हैं। आप मेरी बात समझिए। सपोज़ करिए यहाँ पर अर्थक्वेक जनरेट हो रहा है, ये अर्थ की यहाँ पर इस जगह पे मान लो फॉल्ट आ गया, क्रैक आ गया, और यहाँ से अर्थक्वेक जनरेट हो रहा है। तो यहाँ से सबसे पहले प्राइमरी वेव्स निकलती हैं। देखिए, एक होती हैं पी वेव्स, एक होती हैं एस वेव्स, एक होती हैं एल वेव, और एक होती हैं आर वेव, ठीक है भाई साहब। इनको बोलते हैं बॉडी वेव्स और इनको बोलते हैं सरफेस वेव। अब भाई साहब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि जो बॉडी वेव्स होती हैं वो सबसे पहले जनरेट होती हैं, तो सबसे पहले पी वेव आती है जिनको बोलते हैं प्राइमरी वेव। तो जहाँ पी वेव आके सबसे पहले हिट करेंगी परपेंडिकुलरली, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, सीधे ही हिट करेंगी यहाँ, तो बाद में जाएंगी इस तरीके से। अगर मैं ले जाना चाहूँगा, अगर मैं इस तरीके से ले जाना चाहूँगा तो यहाँ तो बाद में ही जाएंगी, सबसे पहले तो यहीं हिट करेंगी इसी जगह पे। सो दिस इज़ वॉट इस पॉइंट को मैं क्या बोलूँगा, इस पॉइंट को मैं बोलूँगा एपी सेंटर। इस पॉइंट को मैं बोलूँगा एपी सेंटर। और जहाँ से ये अर्थक्वेक, ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक, जहाँ से अर्थक्वेक जनरेट हो रहा है, ठीक है, जहाँ से ये अर्थक्वेक जनरेट हो रहा है उस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ हाइपो सेंटर या फोकस। आई थिंक आपको ये वाला पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो अर्थक्वेक के बारे में ज़्यादा डाउट तो होगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि मैंने बहुत हद तक आपको अर्थक्वेक बता दिया। यहाँ पर ज्योग्राफी की डीप नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर मैंने आपको ज्योग्राफी की नॉलेज नहीं दी तो यहाँ पर आप बहुत हद तक देखा जाएगा, यहाँ पर आपको सक्सेस नहीं मिलेगी इस चीज़ में। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफिकली बेस्ड करता है, ज्योग्राफिकली डिपेंडेंट है, तो इस कॉन्सेप्ट को ज्योग्राफिकली पढ़ना भी ज़रूरी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एपी सेंटर कितना था? 119 किलोमीटर साउथ ईस्ट टू द दैट इज कॉल्ड पेट्रोप्लावोस्क एंड कमचक्ता, ठीक है। तो इस जगह का नाम क्या है? ठीक है, पेट्रोपावोल्स्की, ठीक है, कमचक्ता, डी कमचक्ता, ये जो एक्जैक्टली पॉइंट है जहाँ पर ये सारा काम हुआ है। डेप्थ कितनी है? 19.3 किलोमीटर की। एक बात और समझो, अर्थक्वेक 2 तरीके के होते हैं। एक होता है शैलो अर्थक्वेक, होते तो 2-3 तरीके के हैं, बट मैं जो जनरली बता रहा हूँ, एक होते हैं डीप अर्थक्वेक। देखो जो अर्थक्वेक बहुत नीचे से आ रहा है ऐसे करके, तो इसकी ऊपर जाके ये डैमेज कम करेगा, इसे बोलते हैं डीप अर्थक्वेक। और इस अर्थक्वेक को बोलते हैं शैलो अर्थक्वेक। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब शैलो अर्थक्वेक हैंस मोर डेंजरस, खतरनाक होते हैं, बर्बाद कर देते हैं भाई साहब। 6.9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आफ्टर शॉक क्या होता है, मेरी बात सुनिए। एक होता है बिफोर शॉक
एक होता है आफ्टर शॉक। बिफोर शॉक यानी कि पहली वेव जो आई है वो आई है 8.8 मैग्नीट्यूड की, और जो दूसरी वेव आई है वो आई है 6.9 मैग्नीट्यूड की। तो जो पहली बड़ी वेव थी उसने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, ख़त्म कर दिया। नाउ स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक है जापान के बाद जो 2011 में आया था, ठीक है, 9 मैग्नीट्यूड का, लगभग इतना ही है। लगभग बहुत सारे लोग मरे थे वहाँ पे, आपको पता है कितना भयंकर डिजास्टर हुआ था, अपने आप में एक बड़ी चीज़ थी वो। तो अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड एनर्जीज 8.8 का है, एंड इसे बोलते हैं ग्रेट अर्थक्वेक। ये रेयरली देखे जाते हैं ग्लोबली, बहुत ना के बराबर होते हैं। अब मेरी बात सुनिए, मान लीजिए 5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है और अब 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ गया, तो 5 मैग्नीट्यूड से 6 मैग्नीट्यूड में पता कितना फ़र्क आ जाएगा? एक मैग्नीट्यूड चेंज होते ही 31.6 इंटू मोर एनर्जी, इतना चेंज देखने को मिलेगा। यानी कि लगभग 30 गुना ज़्यादा खतरनाक, 30 गुना ज़्यादा खतरनाक। म्यांमार में 2024 में 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक देखा गया था, पर कमचक्ता में देखा गया है उससे 30 गुना ज़्यादा खतरनाक अर्थक्वेक, जो कि अपने आप में एक चैलेंज है। मैग्नीट्यूड की बात करें तो एनर्जी रिलीज्ड एट सोर्स, और इंटेंसिटी क्या होता है? शेकिंग फेल्ट एट अ लोकेशन। अब मेरी बात सारी है, जब मैं मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करूँगा तो मैं करूँगा रिक्टर स्केल पे, ये स्केल होते हैं कैलकुलेट करने के। और जब मैं इंटेंसिटी कैलकुलेट करूँगा यानी कि डिजास्टर डैमेज कैलकुलेट करूँगा तो मैं करूँगा मर्केली स्केल पे, ठीक है। इसकी जो नंबर होती है वो होती है 1 से 10, और इसका जो नंबर होता है 1 से 12। अब आप मेरी बात सुनिए, एक जगह है टिम्बकटू, या मैं चलो टिम्बकटू छोड़ो, मैं लेके चलता हूँ सहारा डेजर्ट। अब अगर सहारा में 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ जाए तो क्या वहाँ डिज़ास्टर देखने को मिलेगा? एक्चुअल में तो नहीं मिलेगा। और रीज़न क्या है उसके पीछे डिज़ास्टर देखने के ना मिलने के पीछे का? क्योंकि वो जगह खाली पड़ी है। ऐसा ही रशिया में हुआ है, यहाँ भी ना के बराबर डिज़ास्टर देखा कि 15,000 लोग कुल रहते हैं यहाँ पर। अब यही चीज़ अगर मान लो सहारा में ना देखी जाए, पर मान लो दिल्ली में देखी जाए, दिल्ली में आ गया अर्थक्वेक 8.8 मैग्नीट्यूड का, भाई साहब ताही माम मच जाएगा, 2-3 करोड़ लोग मरेंगे कम से कम इस अर्थक्वेक में। तो दिस इज़ व्हाट, जब भी मैं मैग्नीट्यूड बात करूँगा तो रिक्टर स्केल पे देखूंगा, इंटेंसिटी बात करूँगा, डैमेज कितना हुआ है तो वो मर्केली स्केल पे देखूंगा, ठीक है। समझ आ गया? ये वाली बात में कभी क्लियर होगी। मेजरमेंट टूल क्या है? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ पे हम इसको मेज़र करते हैं, ठीक है, याद रखना। अब दूसरी बात क्या है? कमचक्ता इज़ अ अर्थक्वेक प्रोन एरिया। क्यों है भाई साहब? देखो ये पैसिफिकन बेल्ट है। अब मेरी बात समझो, हमारे अर्थ की एक होती है क्रस्ट, कैसे समझाऊँ यार इसको, मैं थोड़ा ब्लैंक पेज चाहिए मुझे, आई जस्ट नीड ब्लैंक पेज, यस। अब ये देखो, सबसे पहले आती है क्रस्ट, उसके बाद आती है मेंटल, उसके बाद आती है कोर। अब ये है लिथोस्फेयर, मान के चलो क्रस्ट प्लस सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल, मेंटल का अपर पार्ट। अभी आपने ज्योग्राफी में अगर पढ़ा होगा तो, है ना, आपको पता होगा ना, क्रस्ट होता है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, मैं इस पेन का यूज़ करता हूँ तो आप एक बार नोट कर लीजिएगा। क्रस्ट, यू नो, अपर मेंटल, उसके बाद आती है लोअर मेंटल, फिर आती है आउटर कोर, फिर आती है इनर कोर, और इन दोनों को मिला के बोलते हैं लिथोस्फेयर। और इसी जगह पे नीचे यहाँ होती है एस्थेनोस्फेयर। अब ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये फिक्स्ड है, अपनी जगह फिक्स्ड रहता है, बट ये जो एरिया है ये फ्लेक्सिबल है। तो कहते हैं कि ये लिथोस्फेयर, ऐसा बोला जाता है कि लिथोस्फेयर इज़ फ्लोटिंग ओवर एस्थेनोस्फेयर। तो जब लिथोस्फेयर एस्थेनोस्फेयर पे फ्लोट कर रही है तो जितनी भी चीज़ें यहाँ देखी जाएंगी। अब मेरी बात सुनो, लिथोस्फेयर फ्लोट कर रही है, तो अब ये जो लिथोस्फेयर है ना, वो लिथोस्फेयर ऐसे डिवाइडेड है, देखो इस तरीके से, ऐसे डिफरेंट तरीके की बाउंड्रीज़ में। या तो पूरी बाउंड्री पे ओशियंस हैं, या पूरी बाउंड्री पे कॉन्टिनेंट है, या पूरी बाउंड्री पे ऐसा है कि ओशियन भी है प्लस कॉन्टिनेंट भी है। अब आप इसमें देखो ज़रा डायग्राम में एक बार, ये डायग्राम देखो, ये है कमचक्ता, एंड इस प्लेट को बोलते हैं, इस प्लेट को यहाँ पर बोल रहे हैं, इस प्लेट को हम यहाँ बोल रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड, ठीक है, ऑक्टस प्लेट। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार क्वेश्चन आएगा पेपर में, है ना। और ये जो प्लेट है, इसको, ये जो पूरी प्लेट है ये नीचे वाली, ठीक है, मैं इससे डिनोट करता हूँ,
इससे डिनोट करता हूँ। ये जो पूरी प्लेट है ये वाली इसको बोल रहे हैं हम पैसिफिकन प्लेट, ठीक है। क्या बोल रहे हैं इस प्लेट को हम? पैसिफिकन प्लेट। अब देखो समझो दो ना। अच्छा ये कॉन्टिनेंट है और ये वाली तो आपको दिख ही रही है कि ओशियनिक है। अब ये दोनों प्लेट टकरा रही हैं। अब एक प्रोसेस समझो, कि कॉन्टिनेंटल प्लेट जब ओशियनिक प्लेट से टकराती है ऐसे, तो ओशियनिक प्लेट क्या करती है पता है? नीचे चली जाती है और एस्थेनोस्फेयर में जाके मेल्ट होती है। ये है एस्थेनोस्फेयर, और ये है ओशियनिक प्लेट, और ये है कॉन्टिनेंटल प्लेट। और ये जो प्रोसेस हो रही है इसे बोल रहे हैं सबडक्शन। मैं आपको ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट समझाऊं जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। तो जब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ओशियनिक क्रस्ट से टकरा रही है तो नीचे जाती है, एस्थेनोस्फेयर में जाके मेल्ट हो जाती है। रीज़न क्या है? क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, और जब दो प्लेट में जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो प्लेट नीचे जाती है। तो जब ये नीचे जाएगी तो नीचे जाने के बाद क्या होगा? यहाँ पर बहुत सारी वाइब्रेशन, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से यहाँ दो प्लेटों के टकराने की वजह से, यानी कि ये प्लेट ऐसे टकरा रही है और एक प्लेट ऐसे टकरा रही है। आपको एक और चीज़ बताऊँ, आप अगर अटलांटिक ओशन को देखो तो वहाँ पर एक मिड अटलांटिक रीज है, यानी कि अंडर वाटर माउंटेन है जो कि एक्सटेंड कर रहा है। यानी कि मैं इन शॉर्ट क्या बोल सकता हूँ कि अटलांटिक ओशन जो है वो एक्सपेंड कर रहा है। पर ये जो ओशनिक प्लेट है इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, कॉन्टिनेंटल प्लेट की डेंसिटी कम है। तो धीरे धीरे ये जो ओशनिक प्लेट है ना, सबडक्ट हो के पूरी खत्म हो जाएगी। यानी कि पैसिफिकन प्लेट क्या हो रही है? खत्म हो रही है, एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट क्या बड़ी हो रही है। अब मेरी बात समझो, इसे बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। यहाँ अर्थक्वेक और वॉल्केनोज बहुत ही बड़े लेवल पे देखे जाते हैं। नाउ इसी जो मैंने आपको प्लेट के बारे में बताया, इसी प्लेट की वजह से पैसिफिक प्लेट में सबडक्शन हो रहा है, ठीक है, समझ आ गया। नाउ इसकी वजह से मूवमेंट रेट क्या है? 86 mm हर साल मूव कर रही है, स्ट्रेस रिलीज होता है, और उस स्ट्रेस की वजह से अर्थक्वेक और सुनामी यहाँ बहुत बड़े लेवल पे देखे जाते हैं। हिस्टोरिकल जो अर्थक्वेक आए हैं यहाँ पे 2020 में, 2006 में, 1959 में, 1952 में, 23 में, 1841, 1737 में बड़े लेवल पर अर्थक्वेक देखे गए हैं, ठीक है। तो क्यूरल कमचक्ता ट्रेंच जो है, अब यहाँ ट्रेंच क्या है देखो, मेरी बात समझो ज़रा। जब ये प्लेट यहाँ नीचे जा रही है तो डोंट यू थिंक कि यहाँ से इस जगह से इस जगह तक क्या वो खाई जैसी नहीं दिख रही है आपको यहाँ पर? इसी को ट्रेंच बोला गया है। ट्रेंच माने गड्ढा, ये गड्ढा है। तो ये आज को पता है ना, पैसिफिक ओशन में सबसे बड़ी ट्रेंच है, जैसे हम बोलते हैं मरियाना ट्रेंच, याद रखना, मरियाना ट्रेंच, जिसकी डेप्थ कितनी है? 11,033 मीटर मरियाना ट्रेंच की। तो यहाँ देखी जाती है। अब यहाँ पर ये चीज़ देखी गई है। तो बेसिकली जो डेप्थ है 10 किलोमीटर की, तो सोचो यहाँ पर वो है डेप्थ, यानी कि आपको पता है 8,848 मीटर का तो आपका माउंट एवरेस्ट है। तो पूरा का पूरा हिमालय डूब जाएगा इसमें। इतनी गहरी ट्रेंच है। सोचो अर्थ को कितना भयंकर आएगा इस जगह पर। फॉल्ट्स कितने क्रिएट, फॉल्ट मतलब वीक जोन जो है, वीक जोन्स इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, लिथोस्फीयर। तो यहाँ पर कितना भयंकर अर्थक्वेक होगा? 40,000 किलोमीटर का हॉर्स शू शेप्ड का वॉल्केनो है, हॉर्स शू शेप का वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक है। पैसिफिक रिंग फायर हॉर्स के शू की तरह दिखता है, इसलिए हमने हॉर्स शू बोला है। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं यहाँ पर जो टच कर रही हैं? रशिया, जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, यूएसए, चिले। इसीलिए यहाँ पर अर्थक्वेक, चिले में बहुत खतरनाक अर्थक्वेक आया था, बेहतरीन, मार दिया था सब कुछ, सब खत्म कर दिया था। तो टेक्टोनिक प्लेट का कॉलिजन हो रहा है, स्लाइडिंग हो रही है, सबडक्शन हो रहा है, वही रीज़न बन रहा है। वॉल्केनो से मैग्मा बाहर आ रहा है, जिसकी वजह से मूवमेंट हो रहा है, प्लेट में चेंजेस हो रहा है और अर्थक्वेक आ रहा है। ग्लोबली रिंग ऑफ फायर में 80% ऑफ मेजर अर्थक्वेक देखे जाते हैं। एल्पाइन बेल्ट है जहाँ अभी हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि कश्मीर वाला जो एरिया है, एल्पाइन बेल्ट है जम्मू वाला। हिमालय टू टर्की 15 से 17%। इंडिया में भी अर्थक्वेक आ सकते हैं भयंकर। इंडिया को उस चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मिड अटलांटिक रीज में, जो मैंने आपको पढ़ाया भी अभी अटलांटिक ओशन में, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला मिड अटलांटिक रीज, इसको मिड अटलांटिक रीज बोलते हैं। रीज का मतलब अंडर वाटर माउंटेन। तो मोस्टली अंडर वाटर अर्थक्वेक लेस डैमेजिंग यहाँ पर देखी जाती है, बट वहाँ तो बहुत ज़्यादा है। अब कमचक्ता में नो कैजुअलिटीज़ हैं, बिकॉज वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है। नेपाल में आया था भैया 7.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक, 15,000 डेथ हुई थी। आपको पता है वहाँ के टेम्पल से टूट गए थे, न्यूज़ में वायरल हो रहा था प्रॉपर तरीके से। दूसरा, कमचक्ता में 2025 में 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, मिनिमम ह्यूमन इम्पैक्ट, पॉपुलेशन ही कम है, बहुत कम पॉपुलेशन है। सुनामी का रिस्क है हाई फॉर द नॉर्थ पैसिफिक नेशन, जापान, अलास्का एंड हवाई। हवाईन आइलैंड है तो वहाँ भी इस चीज़ का इम्पैक्ट देखा जाता है। अर्ली वार्निंग इशू कर दी जाती है, बट इंडिया के लिए देखा जा रहा है कि भारत उसके लिए कैसे प्रिपेयर्ड है। भारत इन फ्यूचर इस चीज़ के लेकर, इस चीज़ के अगेंस्ट में, इस चीज़ के रिगार्डिंग में किस तरीके से एक्शन लेता है।
नाउ सबसे बड़ी की पॉइंट क्या है भैया, ग्लोबली जो यहाँ पर कॉजेज़ देखे जा रहे हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिया, सबडक्शन, पैसिफिक ओशन, ठीक है, ऑक्टस प्लेट वगैरह यहाँ पे जितनी भी चीज़ें। पर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो वनरेबिलिटी हिमालयन रीजन में भी है, अल्पाइन बेल्ट के पास भी है। तो किस तरीके से एनडीआरएफ एनडीएमए ज़रूरत पे सारे एक्शन लेता है और यहाँ किस तरीके से इन सब चीज़ों को पॉसिबल करता है। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो, दैट इज कॉल्ड नासा एंड इसरो मिशन, दैट इज कॉल्ड निसार। ठीक है, चलिए बात करते हैं निसार यानी कि इसरो और नासा के बारे में, जो कि सक्सेसफुली, अब मेरी बात सुनिए, सैटेलाइट को ले जाने के लिए एक व्हीकल चाहिए होता है, उस व्हीकल का नाम है GSLV F-16, जो कि श्रीहरिकोटा से जाएगा 31 जुलाई 2025 को, एंड बेसिकली वो निकल चुका है। उसको लेके पहली बार इसरो और नासा दोनों मिलकर एक स्पेस मिशन लॉन्च कर रहे हैं। फर्स्ट जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, याद रखिए। स्पेस मिशन की अगर मैं बात करूँ तो सिम्बलिज्म क्या है, मार्क्स डीपिंग इंडो US स्पेस कॉपरेशन एंड लीप इन अर्थ सिस्टम मॉनिटरिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट निसार का मतलब क्या है, नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रेडार। अब मेरी बात सुनिए, एक होता है ऐसा वाला, यानी कि ऐसे चक्कर काट रहा है इस तरीके से, ये अर्थ का नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक है। एक अर्थ के ऑर्बिट में होता है इस तरीके से चक्कर काटने वाला, समझ आ रहा है, ईस्ट और वेस्ट के। तो ये मिशन इस तरीके से ऑब्जर्वेंस करेगा और इस ऑब्जर्वेंस करने में काफ़ी टाइम लगेगा। 5 साल की इसकी लाइफ है भाई साहब, 2025 से 2030 तक की। जो भी सन से, ठीक है, सिक्रोनाइज्ड पोलर ऑर्बिट है 747 किलोमीटर का, सेम सनलाइट कंडीशंस ऑफ द एश्योर चेंज डिटेक्शन। बेसिकली 12 दिन का साइकिल है। मान लो आज इसने यहाँ से चक्कर लगाना स्टार्ट किया, ये अर्थ है, तो कल को दोबारा इसको यहाँ पहुँचने में 12 दिन का टाइम लगेगा। इस 12 दिन में ये ऑब्जर्व करेगा क्या चेंजेस आए हैं, क्या चेंजेस देखे जा रहे हैं। अब एक बात बताओ यार, जंगल में कुछ तो चेंज देखे जा रहे होंगे, सनलाइट में कुछ तो चेंज देखे जा रहे होंगे, टेम्परेचर में कुछ तो चेंज देखे जा रहे होंगे। अरे अटलांटिक ओशियन, बेसिकली अंटार्कटिका में, नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे आइस कैसे पिघल रही है, क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स में क्या चेंज हो रहे हैं, वो तो ऑब्जर्व करेगा। उससे क्या पता चलेगा ग्लोबल वार्मिंग कैसे इफेक्ट कर रही है, बाकी चीज़ें कैसे इफेक्ट कर रही हैं। ग्लोबल कवरेज करेगा 12 दिन की साइकिल में। GSLV F-16 जो है फर्स्ट GSLV मिशन है टू पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट मैंने आपको बता दिया क्या होता है इसका मतलब। इसका मेन काम क्या है, मॉनिटर द अर्थ लैंड आइस एनवायरमेंटल चेंजेस किस तरीके से हो रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है भाई साहब, आज के टाइम पे तो इसको निभाना ही बहुत मुश्किल है। तो इन्वायरमेंटल चेंजेस को देखना, सेंटीमीटर लेवल प्रिसिशंस वगैरह को देखना। ऑब्जेक्टिव क्या है इस मिशन का, डिटेक्ट द माइन्यूट मूवमेंट इन द लैंड एंड द आइट सरफेस। अब मैं मान लो आज ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कल भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, परसों भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, डेली एक ही चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा यार। अगर डेली मैं एक ही चीज़ देख रहा हूँ 1 2 3 4 दिन, तो मुझे उसमें चेंजेस नहीं दिखेंगे। बट मैं अगर आज मैंने कोई चीज़ देखी, 10-15 दिन बाद मैंने कोई चीज़ देखी, 30 दिन बाद मैंने फिर कोई चीज़ देखी, तो मुझे उसके अंदर चेंजेस दिखते हुए दिखेंगे। अगर कोई आदमी आपके सामने रह रहा है ना, तो वो आपको पतला या मोटा होता हुआ दिखेगा नहीं, क्योंकि आप उसे डेली देख रहे हो। बट आप उसे 1 महीने बाद देखो, आपको उसके अंदर बदलाव लगेंगे। नाउ मॉनिटर द अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, फ्लड, वॉल्केनिक एक्टिविटी, इन सबको मॉनिटर करने के लिए भी ये लॉन्च किया गया। बेसिकली ट्रैक ग्लेशियर रिट्रीट, फॉरेस्ट लॉस, वेटलैंड, सॉइल मॉइस्चराइजेशन, सपोर्ट एग्रीकल्चर, कोस्टल मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लानिंग एंड क्लाइमेट एडेप्टेशंस, इन सब चीज़ों की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर होगा। अब दूसरी बड़ी बात क्या है कि निसार के बारे में यहाँ पर बड़ी बात क्या है, एल बैंड यूज़ किया गया है नासा के द्वारा, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 1.2 गीगाबाइट हर्ट्स। एस बैंड यूज़ किया गया है इसरो के द्वारा, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2.4 गीगाबाइट हर्ट्स। तो फर्स्ट मिशन लॉन्च किया गया दोनों के द्वारा। वाइड क्या है बेसिकली वाइड स्वेथ एंड द हाई रेजोल्यूशन। 242 किलोमीटर का कवरेज है 12 दिन के अंदर, जो कि लगभग रिपीट करेंगे, रिपीटेड स्कैन होगा। नाउ डे एंड नाइट वर्क करेगा, क्लाउड स्ट्रोम हर टाइम में करेगा, 24/7 हमें इसकी इमेजिंग्स वगैरह सारी कंडीशंस मिलेंगी। यहाँ पे बेसिकली ये सब चीज़ बड़े लेवल पे देखी जा रही है। अगली चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे निसार को लेके, देखिए इनेबल्स ग्लोबल रियल टाइम अर्थ सिस्टम मॉनिटरिंग। अर्थ के आज हमारे पास होगा, डिजास्टर प्रेडिक्शंस एंड माइग्रेशन में हम अपने आप में चेंजेस देख पाएंगे। इंडो US सिविल स्पेस कॉपरेशन है, बढ़िया हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है। डिप्लोमेटिकली भारत एक तरफ जहां USA इंडिया पर टैरिफ लगा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया USA के साथ मिशन कर रहा है, जो कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिकली भारत और USA के रिलेशंस को अभी भी स्टेबलाइज करने के चांसेस हैं। क्योंकि आज USA के साथ स्टेबल रिलेशंस को कंटिन्यू करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो क्लाइमेट चेंज, सिक्योरिटी चैलेंजेस, इन सबको देखते हुए बूस्ट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर,
वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, क्लाइमेटिक अडेप्टेशंस, ठीक है। तो इन सब को टारगेट करते हुए बहुत सारी चीज़ें होंगी। ओपन डाटा पॉलिसी क्या है भाई? बेनिफिट डेवलपिंग नेशंस, ग्लोबल रिसर्चर्स। तो निसार इज द मोर देन द सैटेलाइट, स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक एंड द सोशलिस्ट माइलस्टोन फॉर द इंडिया. It is shifting the focus from the utility driven to the knowledge lead space missions, and for the world provide the critical insight, climate reliance, disaster management and the sustainable development. Apart from that, for the world इट इज़ अ थिंग जहाँ बता सकते हैं कि भारत आज यूएसए के साथ कितना बड़ा मिशन लॉन्च करने जा रहा है ग्लोबली. सो आई होप आपको गाइज आज का कंटेंट समझ आया होगा. इट्स अ 40 मिनट वीडियो गाइज जहाँ प्रॉपर कंटेंट है, प्रॉपर चीज़ें हैं, प्रॉपर न्यूज़ कवर की गई हैं. आई होप आपको डाटा पसंद आएगा. ठीक है, मैं कोशिश करूँगा अगर आपकी तरफ से मुझे फीडबैक मिलेगा कि मुझे क्या और चीज़ें ऐड करनी चाहिए तो आप मुझे बताइए. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए कि आपको एक्चुअल में कंटेंट कैसा लगा. तो वाई विच आई विल गेट एक्यूरेट फीडबैक. ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइज. एंड उससे पहले तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो. मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम गाइस.